इस हैप्पी प्रिंस का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाया गया। अब उसके मरने के बाद वो अपने लोगों की दुख तकलीफें देख रहा है, पर अभी भी अपने लोगों का, गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का मदद करना नहीं छोड़ा। मतलब ह्यूमंस में जान होती है तो नहीं मारना चाहिए, उसी प्रकार से ट्रीज को भी नहीं मारना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो आपको अगर उसको खत्म करना है तो इट हैज टू बी अपरूटेड, उसको जड़ से उखाड़ना होगा। जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग को खून आता है उसको भी दर्द होता है ना यार, काटोगे तो उसके साथ काटा छाटी होने के बावजूद भी वो अपना बेस्ट देता है, वो आगे बढ़ता है। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? सिलेबस तेजी से आगे बढ़ते हुए बच्चों, आज हम कुछ खास और करेंगे। तो आपको शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगी मैं। कई बच्चे सोचते मैम कहानियां ही तो है। जी हाँ, माना कि है ये कहानी, पर जब ना बोल पाओ अपनी जुबानी तो नंबर्स कट जाते हैं बहुत सारे मेरे जानी। जी हाँ बेटा, आप इस बात को समझिए कि आप ये हल्के में मत लीजिए कि एक स्टोरी ही तो है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, स्टोरी में से डिटेल पूछी जाती है, कोई रेलेवेंस पूछी जाती है, और तब आपको कहानी पता ना हो, तब आप उस कहानी की वैल्यू समझोगे। Storytelling, story reading is just a hobby for few people. But you know what? In an English examination, these bunch of stories play a very, very important role. तो हर कहानी से एक सबक सीखने को मिल रहा है। हर कहानी में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं। कोई फनी है तो कोई सीरियस है, तो कोई मैसेज ओरिएंटेड है, तो कोई इमोशनल है। तो हर कहानी के पीछे एक मुद्दा है, एक फील है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, उनकी बातें हैं, और वो हमें पता होनी चाहिए। तभी जाकर एग्जामिनेशन में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो इट जस्ट नॉट अ स्टोरी, इट्स अ स्टोरी विच शुड बी इम्प्रिंटेड इन योर माइंड टू प्रेजेंट इट इन योर ओन वर्ड्स इन द एग्जामिनेशन। तो इस बात को याद रखते हुए आज की दोनों कहानियों को हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले बात होगी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी की, द हैप्पी प्रिंस। बड़ी ही दिल छू जाने वाली है ये कहानी, मैं कहूंगी द हैप्पी प्रिंस। नाम में लिखा है द हैप्पी प्रिंस, तो मतलब कोई राजकुमार होगा जो कि बहुत ज्यादा खुश होगा, राइट? ऐसा लग रहा होगा आपको द हैप्पी प्रिंस सुनकर। पर इस कहानी में जब आप ट्विस्ट देखोगे, पढ़ोगे, तो समझ पाओगे कि कितना बुरा लगता है जब कोई तकलीफ में होता है। बहुत ही बढ़िया मैसेज ओरिएंटेड है ये कहानी। और फिर आएगी पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। यहाँ पर भी एक पेड़ की है कहानी। इस पोएम में ट्री पे क्या बीतती है जब ट्री को मार दिया जाता है, हम इंसानों को कैसा लगना चाहिए, बट हमें क्यों ऐसा लगता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से पिरोई हुई फीलिंग्स है पोएम के द्वारा। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर फन। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी बोथ दी लेसन्स। ओके, पहले लेसन करेंगे और फिर पोएम करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये दोनों चीज़ें होंगी, द हैप्पी प्रिंस ऑन किलिंग ए ट्री। इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसका जो फनी पोर्शन है वो भी हम दिखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है अपने को। ओके, और ज़्यादातर इस पोएम में फन से ज़्यादा, हैप्पीनेस से ज़्यादा आप देखोगे कि इमोशन छुपा है, दुख छुपा हुआ है। पोए लेसन का नाम देख के द हैप्पी प्रिंस आप सोच रहे होगे बड़ी अच्छी हैप्पी लेसन होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है जानेंगे हम। और फिर ऑन किलिंग ए ट्री में एक ट्री पे क्या बीतती है, उसको कैसा लगता है, ये हम जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले वी आर नाउ गोइंग टू बिगिन द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस एक प्रिंस था जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहता था अपनी ज़िंदगी में, उसने बहुत कुछ कमाया था। हैप्पी के साथ ये प्रिंस था, तो ये प्रिंस रिच भी बहुत था। इतना रिच था कि इस हैप्पी प्रिंस का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाया गया। और स्टैच्यू में आप ऐसे कह सकते हो कि अभी भी उसकी जान बसी है, काइंड ऑफ। ओके, सो इस स्टैच्यू को इतना सुंदर बनाया गया, हीरे जवाहरातों से इसको बनाया गया, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें इस स्टैच्यू पर लगाई गई थी। सो द हैप्पी प्रिंस जब जी रहा था तब हैप्पी था, अपने लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया। तो उसके मरने के बाद एक स्टैच्यू लगा दिया गया उसका चौक पे। ठीक है, अब देखते हैं मरने के बाद जब चौक पे स्टैच्यू लगा तो क्या ये प्रिंस हैप्पी रहा, क्या हुआ इसके साथ, ये हमें जानना है। इस कहानी में प्रिंस के साथ साथ एक बर्ड भी है जो चुपचाप अपने रास्ते जा रही थी, बट फिर प्रिंस को देखकर मदद के लिए रुकी और फिर वहीं रुक गई। तो चलिए जानते हैं कौन है ये बर्ड और एग्जैक्टली हो क्या रहा है इनके साथ। द हैप्पी प्रिंस और बर्ड में क्या कोई बॉन्ड बन जाता है?
और वो बॉन्ड बनता है तो कितना गहरा बनता है, इसी पर है ये कहानी. सो अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये कहानी हैप्पी प्रिंस. ये स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड, बहुत अच्छी कहानी इन्होंने लिखी है. ओके, इट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ अ स्टैचू. जैसे कि मैंने कहा, एक मूर्ति, एक स्टैचू बना दिया गया था चौक पे. हैप्पी प्रिंस का ये स्टैचू है, ठीक है. और मैंने बोला था ना, बहुत सारे हीरे जवाहरात कवर्ड विद गोल्ड एंड मेनी फाइन ज्वेलर्स. इट सिट्स ओवरलुकिंग द सिटी. तो पूरे शहर को देख सकता है, ऐसे उसको ऊपर बिठा रखा है, राइट. सो वन डे एक बर्ड आ जाता है टू सीक शेल्टर अंडर द स्टैचू एंड डिस्कवर द प्रिंस नॉट हैप्पी बट सैड. तो एक बार एक बर्ड आ जाता है, जैसे कि मैंने कहा हैप्पी प्रिंस होना चाहिए, बट ये हैप्पी नहीं, सैड है. क्यों भला? ये जानने के लिए बर्ड यहाँ रुक जाता है. सो बर्ड काफी फ्रेंडली हो जाता है विद द प्रिंस एंड ट्राइज टू मेक हिम हैप्पी बाय असिस्टिंग हिम इन हिज डिजायर टू ईज द सफरिंग ऑफ अदर्स. तो बर्ड ना उनके पास रह जाता है कि भाई मैं आपकी मदद कर सकूँ, आप हैप्पी क्यों नहीं है, आप जो चाहिए मुझसे करवा लीजिए, मैं आपके लिए मदद करने को तैयार हूँ. सो अब ये बर्ड क्या करेगा प्रिंस को हैप्पी करने के लिए? धीरे धीरे रूबी, सफायर, अदर ज्वेलरी, सारे हीरे जवाहरात जो उसके बॉडी पे थे वो सब निकाल देता है बर्ड धीरे धीरे. तो फिर इसमें हैप्पी प्रिंस हैप्पी थोड़ी रहेगा. बट बेटा जी, यही तो ट्विस्ट है कि हैप्पी प्रिंस इतने सारे सोने जवाहरात रूबीज पर्ल से बना है, और अगर वो निकाल दिए जाएं तो उसे दुखी होना चाहिए ना. बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि स्टैचू पे से उतार दिए जाते हैं एंड डिलीवर्स देम टू दोज हु आर पुअर एंड नीडी. तो ये प्रिंस मर गया, पर अभी भी अपने लोगों का, गरीब लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का मदद करना नहीं छोड़ा. तो अपनी चीज़ें दे देता है यार ये गरीबों को. सो व्हाट अ बिग हार्ट दिस प्रिंस हैड. तो चलिए डिटेल में जानते हैं कौन गरीब थे वहाँ पर, कौन आगे आया, किसको देना पड़ा, कैसे दिया. बर्ड स्वैलो और हमारे प्रिंस के बीच में कैसे दोस्ती हुई, चलिए डिटेल में जानते हैं. तो बेसिक आइडिया लग गया होगा अभी आपको इस कहानी का. सो लेट्स बिगिन देन. ओके, सो द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस ड्वेल्स अपॉन द थीम्स लाइक सोशल इनजस्टिस, रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस. ये जो लाइन है ये आप एग्जाम में लिखोगे तो आपका एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा. जी हाँ, ये कहानी किस बारे में है? इनजस्टिस, लोगों के साथ, गरीबों के साथ जो बुरा होता है, उन्हें कोई देखता भी नहीं है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है, उस बात पर है. पावर ऑफ लव, अगर कोई मर भी गया है फिर भी प्यार ऐसी चीज है जो सब कुछ, यानी कि सब कुछ बदल सकता है. तो पावर ऑफ लव की है ये कहानी. एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, मासूमियत खो जाने की. अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा. तो इन दिस स्टोरी वी कम अक्रॉस अ स्टैचू एट वन टाइम वाज अ रियल प्रिंस. ऑब्वियसली एक स्टैचू है जो कि एक वक्त में रियल प्रिंस था. ओके, व्हेन द प्रिंस वाज अलाइव ही वाज अ हैप्पी पर्सन. जब वो जिंदा था तो काफी खुश था. ही लिव्ड इन द पैलेस एंड डिड नॉट नो अबाउट ह्यूमन सफरिंग. तो जब ये जीता था, रहता था, एक प्रिंस की तरह लाइफ जीता था. अब ऐशो आराम में बिल्कुल सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं उसको मिली हुई थी. तो ये बात याद रखना आप, कोई भी सफरिंग इसने देखी नहीं थी. अपने राजघराने में घर बैठे इसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई. हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ जॉयस. हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ जॉयस. तो याद रखना कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ थी. हैप्पी ये प्रिंस था. तो अपने प्रिंस को सम्मान में ये स्टैचू यहाँ पर लगा दिया गया. बट अपॉन हिज डेथ, जब ये मर गया, हिज स्टैचू वाज बिल्ड एट द टॉप ऑफ अ टॉल कॉलम इन द सिटी. मरने के बाद बिल्कुल एक टॉल कॉलम पर सिटी में उसका स्टैचू बना दिया गया हैप्पी प्रिंस का, और वहाँ से वो सबको देख पाता था. तो ये बात क्लियर है. तो जब ये जीवित था तो ये हैप्पी बहुत था, इसीलिए इस लेसन का नाम द हैप्पी प्रिंस भी है. तो अब बढ़िया ऐशो आराम से इसने अपनी जिंदगी काटी खुशी खुशी. एंड येस, व्हेन ही वाज डेड हिज स्टैचू वाज बिल्ड अक्रॉस द सिटी, सबसे ऊपर. फाइन, अब देखते हैं. The statue was covered all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires. तो उसकी पूरी बॉडी पे थिन गोल्ड का प्लेटिंग थी. उसकी आंखों में आंखें ब्राइट लगे, उसके लिए सफायर्स यूज किए गए थे. एंड a large red ruby glowed on his sword head. तो उसकी जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसके ऊपर एक लार्ज बड़ा सा एक रूबी चमक रहा था, बहुत बड़ा मोटा सा. ठीक है, ग्लोड चमकता था. एंड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस लुक्ड ब्यूटिफुल एंड एवरीवन इन द सिटी लव्ड टू सी देयर प्रिंस. तो इतना पैसा लगाकर, इतने रूबीज हैं, पर्ल्स है, गोल्ड है, तो मतलब सब उसको बड़े शौक से देखते थे. बड़ी सुंदर सा स्टैचू था और बहुत खुशी से प्रिंस को देखा करते थे. नाउ सिंस he was placed high above the city on a tall column, the prince was able to witness all the sorrows and sufferings which the common man people faced in their life. तो क्या है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सा एक स्टैचू बनाया गया था. ओके, और वो ना पूरे शहर में सब कुछ देख सकता था. और बात ये है
फिक्शनल स्टोरी है बेटा, एक आदमी मर गया है बट ऑब्वियसली उसमें जान है क्या, वो कुछ नहीं कर सकता बट वो देख सकता है, मतलब इमोशंस है उसमें अभी भी। ओके, सो वो हैप्पी प्रिंस जिसने जिंदगी में सिर्फ खुशियां देखी है, अब उसके मरने के बाद वो अपने लोगों की दुख तकलीफें देख रहा है। उसे पता ही नहीं था कि सफरिंग होती है, परेशानी होती है, दुख होता है, भूख होती है, गरीबी होती है। वो सब उसने देखा, वो सब उसने देखा और तो किया क्या, चलिए जानते हैं हम। Okay, so but the prince remained ignorant of them during his lifetime. हमें इस बात को याद रखना है कि प्रिंस जब जी रहे थे तब उन्होंने चीजों को इग्नोर किया। जी हाँ, he never ever even looked at these things. उन्होंने अपनी लाइफ में इन चीजों को इग्नोर किया during his lifetime. This made the prince once happy वेरी सैड। तो जो प्रिंस बहुत खुश था अपनी लाइफ में, वो बहुत सैड हो गया क्योंकि जब जो जीवित था वो, तब वो कुछ कर ही नहीं पाया इन लोगों के लिए। सो हिज आईज गॉट वाटर्ड एंड द लार्ज ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स बिगैन टू रन डाउन हिज गोल्डन चीक्स। तो इस दुख की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी खुशी से जी, पर इस दुनिया में कितनी दुख है, कितनी तकलीफें हैं, मैं कुछ कर नहीं पाया। और उसी वक्त जब उसके आंसू बह रहे थे, एक लिटिल बर्ड आ चुका है। A little swallow who had alighted between the feet of the happy prince to spend the night there became curious to know where did the drops of water fall from. तो क्या है, बर्ड है ना, शेल्टर के लिए उस स्टैचू के नीचे आ गई थी और अचानक से देखा कि अरे बारिश कहाँ से आ रही है, ये बूंदे कहाँ से आ रही है। जब उसने देखा तो पता चला कि ये बारिश की बूंदे नहीं बल्कि उस प्रिंस की आंखों के आंसू हैं। So he looked up and saw the eyes of the happy prince of full of tears. तो जो प्रिंस हैप्पी होना चाहिए उसकी आंखों में आंसू। तो ये देखकर बर्ड ने काफी उसको सिंपैथी, उसको बुरा लगा, ही टुक पिटी, है ना। द बर्ड टुक पिटी ऑन द प्रिंस एंड बिकेम रेडी टू असिस्ट हिम इन हिज डिजायर टू ईज द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल। तो वो मान गया कि भाई आपकी जो मैं मदद कर सकता हूँ मैं करना चाहूंगा। आपको इस बात की तकलीफ है ना कि कॉमन पीपल में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैं आपकी मदद करूंगा। ही बिकेम द मैसेंजर ऑफ द प्रिंस एंड एग्रीड टू रिमूव द फाइन गोल्ड एंड ज्वेल्स फ्रॉम हिज स्टैच्यू टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पुअर एंड द नीडी। तो ये डिसाइड किया गया कि जिसको जरूरत होगी उसको बर्ड द हैप्पी प्रिंस के स्टैचू में लगे हुए ज्वेल्स, जो भी रूबीज, जो भी चीजें थी, सफायर्स थे, गोल्ड था, वो देता चला जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक्ट हो गया और अब जब भी इन्हें कोई दुख तकलीफ में नजर आता तो बर्ड उनकी मदद कर देता है हैप्पी प्रिंस के द्वारा। So he started with plucking the ruby from the princess sword and giving it to the seamstress who had no money to feed her ailing child. तो एक लेडी थी जो बहुत ज्यादा परेशान थी, दुख थी, उसके पास पैसे नहीं थे अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। तो उस औरत का दुख देखकर डिसाइड किया हैप्पी प्रिंस ने कि आप इसे मदद करो। और सबसे पहले चीज जो दी गई थी वो रूबी, याद है, रूबी का जिक्र मैंने किया जो स्वॉर्ड पे थी। देन ही प्लग्ड अ सफायर फ्रॉम वन ऑफ द आईज ऑफ द स्टैचू एंड गेव इट टू द प्लेराइट हु वाज टू पोर टू मेक फायर इन द विंटर टू कंटिन्यू हिज राइटिंग। एक राइटर था जो लिखता था, प्ले लिखता था, वो ना लिख ही नहीं पा रहा था क्योंकि ठंड बहुत थी और वो ना अपने आप को गर्मास नहीं दे पा रहा था। इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड, सो ही वॉज ऑल्सो वेरी हंग्री एंड फीलिंग वीक। तो क्योंकि वो भूखा था, वो कमजोर महसूस कर रहा था, उसको अपना काम करना था, सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो उसकी भी मदद की गई। सफायर देखिए, आंख में, दो आंखों को दो सफायर डाले गए थे, तो एक सफायर उसको दे दिया गया। समझ रहे हो आप बेटा? हाँ। एंड देन वन डे द प्रिंस सॉ अ मैच गर्ल हु वाज बीइंग बीटन बाय हर फादर टू लेटिंग हर मैचेस फॉल इन द गटर। तो एक बार देखा कि ये ना एक बंदा अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मार रहा है, ठीक है। वो लड़की मैच गर्ल थी, उसके हाथ से ना मैच स्टिक्स नीचे गिर गई थी, ओके, गटर में। तो इस बात की वजह से उसे बहुत ज्यादा डांटा गया। सो बालकनी, मतलब जब प्रिंस ने देखा अपने ऊपर से कॉलम से, तो प्रिंस हार्ट फिल्ड विथ पिटी फॉर द गर्ल, बहुत ज्यादा उन्हें बुरा लगा। एंड ही इमीडिएटली कमांडेड द स्वालो टू प्लक आउट हिज अदर आई एंड हेल्प द गर्ल। तो बोला दूसरा आंख भी निकाल के इस बच्चे की मदद कर दो। अब एक बात देखो, अगर सफायर दूसरा भी निकल गया तो आप समझ पा रहे हो कि प्रिंस कुछ देख नहीं पाएंगे, प्रिंस कुछ भी देख नहीं पाएंगे। बट स्वैलो नहीं माना इसलिए कि अगर मैंने दूसरा सफायर भी दे दिया तो आप कुछ देख नहीं पाओगे। सो बिकॉज दिस वुड मेक द प्रिंस कंप्लीटली ब्लाइंड, बिल्कुल अंधा हो जाता वो, तो वो नहीं माने। बट बर्ड को कन्विंस किया। ऑन बीइंग इंसिस्टेड ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई। उसने कहा कि इसकी तकलीफ मैं नहीं देख सकता, तो आप ये आंख भी निकाल दो। ओके, सो पास द मैच गर्ल, उस लड़की को दे दिया। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथों में जाकर वो चला गया, उसकी वो आंख जो थी।
Okay, so little bird decided not to leave the company of the happy prince who has gone blind now. और अब सिचुएशन ये थी कि इन दोनों में इतना बॉन्ड डेवलप हो गया कि बर्ड जाना ही नहीं चाह रहा स्वैलो छोड़कर उसे, क्योंकि हैप्पी प्रिंस अब अंधा हो गया है, राइट? तो उसको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया. Although the prince was not able to see the sorrows of sufferings anymore, अब प्रिंस देख तो नहीं पा रहे दुख तकलीफें लोगों की, but he knew it was there. उसे पता है कि लोग तकलीफ में हैं. So he instructed the bird to take off all the fine gold he was covered with and give it to the poor. उसे पता था कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ पर दुख तकलीफें सफरिंग्स तो है ही, तो मेरा पूरे बॉडी पे जो गोल्ड लगा वो सब दे दे उतार के लोगों को, गरीबों को. ओके, द बर्ड फॉलोड हिज वर्ड, सारे उसके वर्ड जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैप्पी प्रिंस ने वो फॉलो किए. एंड पिक्ड ऑफ लीफ आफ्टर लीफ टू द गोल्ड, फिर धीरे धीरे लीफ आफ्टर लीफ गोल्ड का निकाल कर, जब तक हैप्पी प्रिंस बिल्कुल डल और ग्रे नहीं हो गया, पूरा गोल्ड निकल नहीं गया, तब तक पूरा गोल्ड धीरे धीरे देते चले गए. देन द स्नो केम, और फिर विंटर सीजन शुरू हो गया, स्नो गिरने लगा. एंड द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रे कोल्डर एंड ओल्डर, तो वो ना ठंड बढ़ रही थी, तो बहुत ज्यादा उसको ठंड लग रही थी. ओके, बर्ड को भी. और आप देख पा रहे हो एक स्टैचू ही तो है. सो वो कहता है कि भाई तू चला जा, तू अपनी जान बचा, बट स्वैलो प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा, उसने वहीं रहा, ठंड में ठिठुरता रहा बाहर ही. सो ही डिड नॉट लीव द प्रिंस. इवेंचुअली ही ग्रू वीक एंड डाइड फ्रॉम एक्सपोजर एंड एग्जॉशन. तो कितने दिन, कितना वक्त निकाल लेगा, बर्ड ही तो है, उसमें भी कितनी ही जान होती है. सो इतनी ज्यादा ठंड को फेस करने की वजह से, थकान की वजह से वो बर्ड भी मर गया. और जैसे ही बर्ड मरा, जस्ट एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. जैसे ही उसकी आखिरी सांस बर्ड ने ली, ऐसा लगा स्टैच्यू में एक क्रैक आ गया, कुछ टूट गया. और एक्चुअल में जो टूटा था वो था हैप्पी प्रिंस का दिल. जी हाँ, दिल टूट गया. इट वॉज इन फैक्ट द लेडन हार्ट दैट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू एट द लॉस ऑफ द स्वीट एंड काइंड चाइल्ड. इतना अच्छे स्वीट काइंड बर्ड के मरने पर हैप्पी प्रिंस का दिल टूट गया था. एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स, द स्टैच्यू वाज नो मोर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल. अब वो स्टैच्यू बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखने लगा था, कोई यूज नहीं था किसी को. सारी गोल्डन चीजें, अशर्फियां, पर्ल्स, रूबीज सब बट दिया गया था, सफायर्स, तो अब वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा था. सो इट स्टूड डेजर्टेड, तो बहुत ही ऐसा तन्हा सा, भद्दा सा लग रहा था वो स्टैचू. तो लोगों ने क्या किया, उसको निकाल फेंका. सो द टाउन काउंसलर्स एंड द मेयर पुल्ड इट डाउन, उसको नीचे निकाल दिया. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, उस स्टैचू को मेल्ट कर दिया गया. फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी में, उस फर्नेस में स्टैचू को मेल्ट कर दिया. सब कुछ मेल्ट हो गया सिवाय एक चीज के, बट द ब्रोकन हार्ट डिड नॉट मेल्ट. वो छोटा सा जो हार्ट था, जो लेड का बना हुआ था, वो नहीं मेल्ट हुआ. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वाज लाइंग. उस दिल को पता है कहाँ गिराया गया, वहां पर जहाँ डेड बर्ड मरा हुआ पड़ा हुआ था ना, उस बर्ड के पास वो फेंक दिया. तो देखा जाए तो वो हार्ट और वो बर्ड साथ में वहां पड़े हुए हैं, जिनमें जान नहीं है, टूटे हुए दिल के साथ. नाउ गॉड ने एक बार अपने एंजल से कहा, when God asked one of his angels to bring the two most precious things in the city, तो गॉड ने अपने एंजल को काम दिया, इस पूरे सिटी से सबसे प्रेशियस चीज लेके आओ. द एंजल ब्रॉट द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. तो वो एंजल जब सबसे प्रेशियस चीज लेने गया, तो आपको पता है बहुत सारी बड़ी जूल्स, सफायर्स, कुछ नहीं, बल्कि वो टूटा हुआ दिल और उस डेड बर्ड को लेकर आया है. सो God welcomed the two in his garden of paradise and deemed them beautiful creations. तो God ने उनका स्वागत किया, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग में जाते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, देखा जाए तो वो भी एक बहुत ही सुंदर जगह गए, उनको बढ़िया अच्छा वापस दोबारा क्रिएशन, उनको जान वापस मिली, ब्यूटीफुल क्रिएशंस बने वो. The happy prince gave a ruby for a poor seamstress, he gave a sapphire for a playwright and another sapphire for a match girl. The swallow carried out the princess wishes. तो आपको याद रहेगा ना किसने क्या क्या किया. बर्ड ने इंस्ट्रक्शंस देने पर, हैप्पी प्रिंस के इंस्ट्रक्शंस पर चीजें देता चला गया. तो किसको दिया था ये भी याद रखना है. सफायर दिए गए दोनों, अपने गोल्ड दिया गया पूरे नीडी पीपल को, रूबी दिया गया. तो किसको क्या दिया गया ये आपको याद रखना है. यू ऑल्सो प्लग्ड आउट द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द स्टैच्यू एंड गेव इट टू द पुअर. तो क्या क्या दान किया गया ये याद रखना है, किसको दान किया गया ये याद रखना है, किसने दान किया, किसके द्वारा दान किया. जो इमोशन है, भाव है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आई होप ये लेसन द हैप्पी प्रिंस, जो कि मैं कह रही थी कि लेसन का नाम तो हैप्पी है, बट इसमें कितना इमोशन जुड़ा हुआ है. जब भी आपके पास कुछ हो ना बेटा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प द नीडी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प द नीडी. जिसको जरूरत हो उसकी मदद हमेशा करे, अगर भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है. कितने बड़े दिल का था ये हैप्पी प्रिंस, राइट.
सो अब हम बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम जो कि है ऑन किलिंग अ ट्री। बड़ी ही मजेदार सी है ये पोएम है, इसमें भी बहुत इमोशन, बहुत ज्यादा भाव जुड़ा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस पोएम को हम करने वाले। तो चलिए बिना देर करे ऑन किलिंग अ ट्री को हम शुरू करते हैं। तो पोएट इस पोएम में क्या करते हैं, रीडर को ये बताते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं द फैक्ट दैट द ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। तो ट्रीज भी लिविंग थिंग्स है, वो भी हम ह्यूमंस की तरह, उनमें भी जान है। सो ही इक्वेट्स ट्रीज विथ ह्यूमंस टू कन्वे द ट्रीज शुड नॉट बी कट बिकॉज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज इज जस्ट लाइक किलिंग ए ह्यूमन बीइंग। सो इस पूरे पोएम का मेन एसेंस यही है कि आप ट्रीज को मत मारो। जैसे आप ह्यूमन बींग्स को मारो तो सजा मिलनी चाहिए, मतलब ह्यूमंस में जान होती है तो नहीं मारना चाहिए, उसी प्रकार से ट्रीज को भी नहीं मारना चाहिए। समझे कि नहीं समझे आप? Okay, so a tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. तो एक ट्री को मारना कैसे है? जस्ट आप काटने से वो मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप सिर्फ कट कर देने से, क्योंकि जहां से आप काटोगे वहां से वो ग्रो कर जाएगा, है ना। तो आपको अगर उसको खत्म करना है तो इट हैज टू बी अपरूटेड, उसको जड़ से उखाड़ना होगा, तभी वो मरेगा। सो ट्री को किल नहीं करना चाहिए, और ट्री को किल कैसे करते हैं वो यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो बहुत इमोशनल फीलिंग वाली पोएम है कि आप ट्री को भी इंसान की तरह ट्रीट करो। स्टैंजा देखो, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि आपको अगर ट्री को मारना है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, बहुत वक्त लगता है ट्री को मारने में। जस्ट एक कुल्हाड़ी मारने से नहीं होगा, जस्ट जैब ऑफ नाइफ, मतलब एक जैब, सडन ब्लो से, एक जोर का अगर आप कट करने की कोशिश करोगे, ऐसे नहीं मरेगा वो, है ना। इट हैज ग्रोन, वो कैसे ग्रो हुआ है, बहुत वक्त लगा है। स्लोली उसने अर्थ को कंज्यूम किया है, उसके बाहर, अर्थ से बाहर निकला है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, कितने वक्त का सनलाइट, एयर, वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। तो लेप्रस हाइड मतलब डिस्कलर जो बार्क होता है ना, जो ऐसे दिखने में ऐसे लगता है, बट उसको पता है कितना वक्त लगा है चीजें बनने, उसके अंदर से स्प्राउट्स निकलते हैं, यानी कि मतलब छोटे 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 पौधे से निकलते हैं, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे स्प्राउटिंग लीव्स निकलकर बाहर आते हैं। समझ रहे हो आप? तो फर्स्ट स्टैंजा में बढ़िया तरीके से बताया गया है कि एक बार में ये ट्री को आप नहीं मार सकते, सिंपल कट कैन नॉट डिस्ट्रॉय ट्री। सो ए ट्री ग्रोज ग्रेजुअली, वक्त लगता है ट्री को ग्रो होने में। इट इज रूटेड इन द सॉइल, पूरे सॉइल के अंदर वो जड़ से जुड़ा हुआ होता है। सो ए प्लांट टेक्स टाइम, है ना, बहुत वक्त लिया है ना, न्यूट्रिशन लिया है सॉइल में से, टू ग्रो इट इनटू अ बिग ट्री। द ट्री इज फर्मली बाउंड विद द सॉइल, इट टेक्स इन सनलाइट, वाटर एंड एयर टू ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड हैव न्यूमरस लीव्स। तो एक ट्री को कितना वक्त लगता है, क्या क्या चीजें वो लेता है, सनलाइट, वाटर, एयर, मिट्टी, कितनी चीजें हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ट्रंक और न्यूमरस लीव्स, बहुत सारे पत्ते उसमें होते हैं, तो ऐसे डेवलप होने में बहुत वक्त लग जाता है ट्री को, तो ऐसे नहीं मार सकते आप। तो फिर एक बार में नहीं मार सकते तो क्या करें? सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो बार 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 आप हैक करो, चॉप करो, छाटो, उसको काटो, बट उससे भी बात नहीं बनेगी। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतने दर्द से काम नहीं चलेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। तो आपने बहुत जोर लगा के काटा छाटी करी, छोटा किया उसको, बट यू नो व्हाट, वो अभी भी मरा नहीं है। जहां से वो बहा है खून उसका, वहीं से ट्विग्स आ जाते हैं, वहीं से फिर बढ़ने लगता है। इट रीग्रोस, हार नहीं मानता है ये पेड़, राइट। मिनिएचर बोस, ठीक है, उसके अंदर से छोटे 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 वहां से वापस ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, रीग्रो होने लगते हैं। मिनिएचर बोस विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू द फॉर्मर साइज। तो छोटे छोटे मिनिएचर बोस जो लगते हैं ना, उन्हें अगर नहीं संभाला गया तो कुछ दिन बाद वो वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो आप समझ रहे हो, ट्री रीग्रोस, तो जहां से आप उसको काटोगे वहां से वो वापस बढ़ जाएगा। तो कितना जोर लगा लो, ऐसे नहीं जा रहा ट्री हमारा, समझे कि नहीं। तो हैक, जैसे कि मैंने कहा बेटा, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हेवी, बहुत भारी भारी हेवी ब्लोज के साथ बार बार काटोगे तो फिर वो हैक कहलाता है। सो ह्यूमंस कट एंड चॉप द बार्क ऑफ द ट्रीज इनटू मेनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में कर देते हैं, बट फिर भी इट्स नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री। द पॉइंट ऑफ द ट्री विच gets cut gives out saplings, तो उसमें से भी जैसे कि मैंने कहा छोटे छोटा रीग्रो होना शुरू कर जाता है, वापस से ट्विग्स आने लगते हैं। जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग को खून आता है उसको भी दर्द होता है ना यार काटोगे तो। सो ग्रेजुअली दिस वुड हील एंड फ्रॉम देयर न्यू ब्रांचेस स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। तो वापस वो धीरे धीरे हील करके इट विल ग्रो अगेन, समझे हम? यस। सो
तीसरा स्टैंजा, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, ऐसे नहीं खत्म होना ये ट्री। तो अगर आपको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट इज टू बी पुल्ड आउट, पूरा रूट जड़ से उखाड़ो उसे, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। तो एंकरिंग अर्थ मतलब पूरा जो इतना बड़े अर्थ में इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ होता है उसको पूरा जड़ से उखाड़ो। It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth के। तो बिल्कुल धरती के सीने में से आपको उसको उखाड़ना होगा, और ऐसे नहीं उसको रस्सी बांधेंगे, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, जोर लगाएंगे, तब जाके वो निकलने की सिचुएशन में आएगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइड एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो तुम्हें जो बाहर पेड़ दिख रहा है ना वो तो है ही है, बट तुम्हें पता है कि अंदर कितना कुछ है अर्थ के नीचे। जब तुम उसको जड़ से उखाड़ कर उसको बाहर निकाल दोगे तब जाकर आपका पेड़ पूरी तरीके से बाहर निकलेगा और वो खत्म होगा। तो समझिए वो जो सोर्स है वो वाइट कलर का होता है, गीला गीला मिट्टी की पानी में गीला होता है, वाइट होता है, वेट होता है, द मोस्ट सेंसिटिव होता है, एंड इट इज हिडन फॉर इयर्स इनसाइड द अर्थ। वो इतने सालों से धरती में छुपा हुआ है और वही उस पेड़ को इतना फला फूला बना रहा है। तो कितने बढ़िया तरीके से पेड़ में लिटरली जान डाल दी है पोएट ने। द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल द ट्री इट हैज टू बी अपरूटेड, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। वन हैज टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ, उसको धरती से पूरी तरीके से उसको सीने से धरती के सीने से बाहर निकालना होगा जो उसको सपोर्ट करके रखा हुआ है। तो द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड विद द ट्री विद द सॉइल इन द पिट ऑफ द अर्थ। तो हमें पता ही है कि रूट्स कैसे, पेड़ के रूट्स कैसे मिट्टी में जड़ों से अंदर तक गए हुए होते हैं, तो उनको निकालना पड़ेगा। सो फ्रॉम देयर द मोस्ट सेंसिटिव, फिर नीचे से क्या निकलेगा, सबसे सेंसिटिव पार्ट जो ट्री का है वो निकलेगा, जो छुपा हुआ था इतने वक्त से, हिडन पार्ट ऑफ द ट्री होता है जो। तो द रूट्स हैव टू बी डिटैच्ड, उन्हें आपको निकालना पड़ेगा। और जब आप निकालोगे तो देखोगे दे आर वाइट इन कलर एंड आर डैम्प, मतलब गीले गीले होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, और नीचे रूट्स कैसे होते हैं वो यहाँ पर बता रखा है। एंड फाइनली देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड डाई। फिर जब वो बाहर निकल जाता है तो गर्मी सर्दी इतना सब कुछ वो सेंसिटिव पार्ट देखता है और वो धीरे धीरे उस तेज गर्मी में खत्म हो जाता है। सो देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड, वो तेज हवाएं, वो इतनी ज्यादा तेज गर्मी, उससे वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सो ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। तो पहले वो ब्राउन कलर चेंज होता है, फिर वो ना हार्ड होने लगता है, फिर वो ट्विस्ट होके उड़ उड़ के पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हाउ द ट्री इज गेटिंग कमिंग टू एन एंड आपने देखा। सो वंस अ ट्री, एक बार उसको आप अप्रूट कर दो, जड़ से उखाड़ दो, देन ग्रेजुअली इट विदर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में चले जाए। सोशल स्टडीज में, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा आपने विदरिंग, है ना। सो एंड ड्राइज अप विद एक्शन ऑफ हीट एंड विंड, तो हीट एंड विंड के एक्शन की वजह से वो सूख जाता है। ड्रंक विल बिकम ब्राउन, ट्विस्ट एंड विल हार्डन, फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे। तो फाइनली ट्री इस तरीके से, इस प्रकार से मर जाता है। सो क्लियर एवरीबडी, नो डिफिकल्टी एट ऑल इन दिस। तो ये स्टैंजास बहुत इजी है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, बस आपको इस इमोशन को, इसको भाव को समझना है, राइट। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं इस पोएम की राइम स्कीम की, तो इसमें कोई राइम स्कीम ही नहीं है, नो राइम स्कीम, फ्री वर्स की पोएम है, ठीक है, फ्री वर्स की पोएम है। तो अब और पोएटिक डिवाइसेस का जिक्र करना जरूरी है। सबसे कॉमनली यूज्ड और सबसे इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज्ड है वो है एनजैम्पमेंट। क्या है बेटा, एनजैम्पमेंट। तो आपको करना ये है, अगर आप गौर से देखोगे स्टैंजास को तो देखो इतनी बार एंड ऑफ द लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो अगर एंड ऑफ द लाइन में पंक्चुएशन मार्क ना हो तो कौन सा पोएटिक डिवाइस कहलाता है, एनजैम्पमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, एनजैम्पमेंट। आगे बढ़े तो इस पोएम में एक कंपैरिजन भी हुआ है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर जो हम कहते हैं, लाइक और एज यूज नहीं होता उसमें। लेप्रस हाइड, ओके, ब्लीडिंग बार्क, पेड़ को खून आ रहा है, हाँ, और लेप्रस हाइड मतलब जैसे कि लेप्रस एक बीमारी होती है बेटा, लेप्रसी, जिसमें ना ऐसे 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 मार्क्स आ जाते हैं पूरी बॉडी पे, वैसे कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है उसके भी पूरे ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। सो लेप्रस हाइड द अनइवन कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज कंपेयर्ड टू द स्किन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रसी। जैसे कि मैंने कहा, एक लेप्रसी जो बीमारी जब इंसान को होती है उसकी बॉडी का स्किन कैसे हो जाती है, वैसे ही बार्क हो जाता है, ये कहने की कोशिश की गई है। ब्लीडिंग बार्क, जैसे कि मैंने कहा, द सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री वेयर इट इज कट इज कंपेयर्ड टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो जैसे हम इंसानों के खून निकलता है वैसे ही बोला गया कि बार्क को जब आप काट दोगे तो वहां से, जहां से सैपलिंग्स ट्विग्स बढ़ जाते हैं, रीग्रो हो जाते हैं, तो वहां पर भी उन्हें भी दर्द होता है। और अगर बात करें एलिट्रेशन की, एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ब्लीडिंग बार्क, ब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना, व्हाइट एंड वेट, व साउंड रिपीट होना, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हेंस ये क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन कहलाएगा। सो आई होप बेटा आप इनको समझ रहे हो। और याद करो इस वर्ड, इस पोएम में ना रिपीटेशन भी है, पुल्ड आउट यूज किया गया है 2 बार, तो इसीलिए इस पोएम में रिपीटेशन भी है। क्या है बच्चों,
रिपीटिशन। तो आई होप हेंस अब आपको ये पूरे मुद्दे की बात, एक सेंट्रल आइडिया, एक थीम इस पोएम का समझ आ गया है। बहुत ही सेंसिटिव पोएम है ये, राइट। सो पोएट पर्सुएड्स द रीडर्स नॉट टू डिस्ट्रॉय ट्रीज। वो साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं पोएट कि आप ट्रीज को खत्म मत करो, मत मारो। बहुत उनमें भी जान होती है यार। यू आर किलिंग ए ट्री, इट्स लाइक किलिंग ए ह्यूमन बीइंग। जिंदा इंसान को जैसे मारना गलत है, वैसे ट्री को मारना भी गलत है। वो किलिंग ए ट्री को किलिंग ए ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहे हैं। ही सेज दैट एक प्लांट क्या लेता है, सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, एयर लेता है एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रेजुअली बिकम ए ह्यूज ट्री। एक बड़ा ट्री बनने में कितना जोर लगता है, कितना कुछ लगता है। सो इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड गेट्स न्यूमरस लीव्स। तो बहुत वक्त लगता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक बनता है, बहुत सारे लीव्स उस पर आ जाते हैं। मियरली कटिंग द ट्रंक ऑफ द ट्री डज नॉट किल इट। सिर्फ उसके काट देने से ट्रंक से वो मरेगा नहीं। कैसे मरेगा? पूरी तरीके से उसके जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां से काटोगे वहां से तो रीग्रो हो जाएगा, सैपलिंग्स आ जाएंगे। When a tree is cut, the sap flows out just like a wounded man bleeds। तो जैसे एक wounded man का खून निकलता है, वैसे उस पेड़ में से वो ना छोटे 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 रीग्रोथ होके सैपलिंग्स निकलते हैं। सो once the wound heals, new branches and tiny leaves grow from there which grow into trees। तो एक बार वो wound heal हो गया तो regrowth हो जाती है। So in order to destroy a tree, it has to be uprooted। पूरी तरीके से उसको उखाड़ के खत्म करोगे तभी वो खत्म हो पाएगा, right? So the roots which are white in color and are damp due to the moisture that they get from the soil are hidden in a pit in the earth। So these roots are the most sensitive part of the tree as they bind it to the earth। In order to kill the tree, these roots have to be detached from the soil। तो hence आखिर में ये बताते हैं कि कैसे इसको पेड़ को खत्म करना है, right? So once the roots are detached, the tree starts dying। It withers, it dries up with action of heat and wind and twists, hardens and finally dies। तो आखिरी में ट्री कैसे खत्म होता है, तो पूरे ट्री का प्रोसेस बताया है कि क्या क्या उसको लगता है ग्रो होने में। उसको मारने के लिए एक जैब ऑफ नाइफ इनफ नहीं है, बहुत ज्यादा काटा छाटी से भी वो मरेगा नहीं। कैसे मरेगा? पूरी तरीके से उसको अप्रूट कर देने से ये मरेगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से इस पोएम में इमोशन दिया गया है। ट्री में जान है, उसे मत काटिए, उसे मत मारिए, ये कहा गया है। और ट्री हिम्मत वाला है ह्यूमन बींग्स की तरह, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। वो हार नहीं मानता, उसके साथ काटा छाटी होने के बावजूद भी वो अपना बेस्ट देता है, वो आगे बढ़ता है। समझ रहे हो आप बेटा? तो आई होप इस पोएम को आप समझ पाए हो। बेसिक इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो द हैप्पी प्रिंस और ऑन किलिंग ए ट्री दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग से पोर्शंस है हमारे सिलेबस के। तो आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, उसको आप आंसर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू सून, बाय बाय।